बहुत स्वागत है दोस्तों। आप जानते हैं कि इस समय अमेरिका की सपोर्ट से इस्राइली डिफेंस फोर्सेस गजा पर बर्बर हमले जारी रखे हुए हैं। ये हमले खास तौर से नॉर्थ गजा पर फोकस्ड हैं और यही सबसे बड़ा सवाल है। ये सवाल उठता है कि ये जो हमले किए जा रहे हैं, ये जो इस्राइली फोर्सेस हमले कर रही हैं, ये नॉर्थ गजा पर ही क्यों हो रहे हैं? पूरे गजा पर नहीं, फिलिस्तीन के बाकी हिस्सों पर नहीं। और नामचारे के लिए किए जा रहे हैं, लेकिन नॉर्थ गजा को इन हमलों का खास तौर से निशाना बनाया जा रहा है। तो उत्तरी गजा पर ये हमले क्यों किए जा रहे हैं और उत्तरी गजा को ही निशाना क्यों बनाया जा रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल इस समय सामने है और इसका जो जवाब है वो चौंका देने वाला है। अमेरिका और इसराइल को आखिर उत्तरी गजा ही क्यों चाहिए? वहीं से आबादी को क्यों डिस्प्लेस किया जा रहा है? दरअसल गजा पट्टी फिलिस्तीन का हिस्सा तो है, लेकिन उससे दूर भी है, उससे अलग है। और इस गजा पट्टी को, इसके खासतौर से उत्तरी हिस्से को पूरी तरह से तबाह करने और पूरी पॉपुलेशन को, पूरी आबादी को वहां से दक्षिण की तरफ हटा देने के लिए, वहां शिफ्ट कर देने के लिए इस समय अमेरिकी फोर्सेस जो हैं वो इसराइल को सपोर्ट कर रही हैं। और इसराइली फोर्सेस, आईडीएफ जो है, वो बहुत ही पाशविक किस्म का वहां एक जनसंहार की मुहिम चला रही, एक नस्लीय सफाई की मुहिम चला रही है। तो हमें इसे समझना होगा। दरअसल 1956 में मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल नासिर ने सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया, नेशनलाइजेशन कर दिया सुएज कैनाल का। ये सुएज कैनाल जो है, ये भूमध्य सागर को, मेडिटेरेनियन सी को लाल सागर से, रेड सी से मिलाती है, उससे जोड़ती है। और ये एक मानव निर्मित नहर है। दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया को मध्य पूर्व से होते हुए ये यूरोप से जोड़ती है और बहुत ही महत्वपूर्ण व्यापारिक रूट है। ये दुनिया का 12% व्यापार, और ये बहुत बड़ा वॉल्यूम है व्यापार का। 12% व्यापार जो है अकेले इसी नहर के रास्ते होता है, सुएज कैनाल के रास्ते। ऑटोमन साम्राज्य की आज्ञा से एक फ्रेंच कंपनी ने, उसकी अनुमति से एक फ्रेंच कंपनी ने 1869 में इस नहर को बनाया था। और मिस्र, इजिप्ट इससे हर साल $9 बिलियन का रेवेन्यू कमा रहा है। ये मिस्र के अधिकार में है, इजिप्ट के अधिकार में, और वो $9 बिलियन का रेवेन्यू इससे कमा रहा है। इस नहर के बिना, यानी सुएज कैनाल के बिना, एशिया और मध्य पूर्व से तेल और दूसरे सामान लेकर अफ्रीकी महाद्वीप और आशा अंतरीप का चक्कर काटकर जहाज जो है वो यूरोप पहुंच सकते, जो एक तरह से हम कहें तो आधी दुनिया का चक्कर काटकर जहाज जो हैं वो यूरोप पहुंचेंगे अगर ये नहर ना हो तो। जिससे होगा क्या कि समय, दूरी और लागत बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो 1948 से 50 के बीच इसका लाभ उठाते हुए इजिप्ट ने, मिस्र ने इसराइल के जहाजों को सुएज से गुजरने पर रोक लगा दी थी। फिर से 60 के दशक में 8 साल के लिए मिस्र ने इसराइल के लिए सुएज नहर को एक बार फिर से बंद कर दी। और इन दोनों बार इसराइल का ट्रेड, उसका वर्ल्ड ट्रेड, दुनिया के साथ उसका व्यापार पूरी तरह रुक गया था और बहुत ही भारी नुकसान जो है वो इसराइल को उठाना पड़ा। 60 के दशक में इससे परेशान होकर इसराइल ने एक मास्टर प्लान तैयार किया और उसने बेन गुरियन प्रोजेक्ट बनाया, जो एक नहर के जरिए सुएज को बाईपास करके एक नया रूट, समुद्री रूट वहां बनाया जाना था। एक नई नहर बनाई जानी थी बेन गुरियन प्रोजेक्ट के नाम। इसकी लंबाई 292 किलोमीटर होनी थी और इस पर लगभग $100 बिलियन की लागत आनी थी, उस समय के आंकड़ों के हिसाब से मैं बता। लेकिन इसका जो रोड मैप बनाया गया नहर का, वो कर्व्ड था। वो कर्व्ड इसलिए था कि उसके अंदर गजा को छोड़कर और बाहर से उस रूट को बनाया गया, और इसलिए उसके अंदर एक कर्व था जिसकी वजह से उसकी लागत और दूरी दोनों बढ़ रही थी।
तो बाद में इसराइल ने अमेरिका की सहमति से समय और लागत बचाने के लिए गुप्त रूप से नया डिजाइन तैयार किया, जिसमें सीधे गजा पट्टी के उत्तरी हिस्से से रूट निकाला जाना था। और ये जो बेन गुरियन प्रोजेक्ट है, ये जो नहर है, इसको सीधे गजा से होते हुए, उत्तरी गजा से होते हुए इसका रूट तैयार किया जाना था, जिस पर कुल $55 बिलियन खर्च होने थे। कहाँ $100 बिलियन और कहाँ $55 बिलियन। $100 बिलियन भी 60 के दशक में तय किए जा रहे थे, और अब जो है इस पर सिर्फ $55 बिलियन में ये पूरा रूट जो है ये तय हो सकता। तो ये जो बेन गुरियन प्रोजेक्ट है, इसे अंजाम देने के लिए ये एक सीक्रेट प्लान जो है अमेरिका और इसराइल ने तैयार किया, और इस सीक्रेट प्लान के मुताबिक गजा पट्टी का जो उत्तरी हिस्सा है वो पूरी तरह से खाली चाहिए था, जहां किसी तरह की और कोई एक्टिविटी ना हो, कोई रेजिडेंशियल कॉलोनीज ना हो सिवाय इस प्रोजेक्ट की। जहां ये प्रोजेक्ट हो, इसे चलाने वाले वर्कर्स हों, मैनेजर्स हों, और ये एंटरप्राइज पूरा जो है ये नॉर्थ गजा के अंदर इसको तैयार किया गया। और इसलिए वहां से, नॉर्थ गजा से पूरी जनता को दक्षिण में खदेड़ा जाना था। अब अगर ये पुनर्वास ढंग से किया जाता, ये पुनर्वास मानवीय तरीके से किया जाता, तो इसके ऊपर बहुत भारी खर्च आता। हाँ, तो $55 बिलियन में ये साम्राज्यवादी शक्तियां इसे निपटाने का प्लान बना रही थी, और कहाँ इसके ऊपर ये लाखों बिलियन डॉलर का और खर्च जो है आकर खड़ा हो जाता। अगर इसे मानवीय तरीके से इन लोगों को वहां से हटाया जाता, वहां से इनका रिप्लेसमेंट किया जाता, तो ये सोचा गया कि इनको वहां से जबरन खदेड़ दिया जाए। और आज जो हम नस्लीय सफाई का वहां ये अभियान चलता देख रहे हैं नॉर्दर्न गजा में, जिसके लिए इसराइल ने एक बहाना बनाया है कि उस पर हमला हुआ था, तो इस अभियान का जो उद्देश्य है वो यही है कि नॉर्थ गजा को पूरी तरह से वहां से लोगों से खाली करा दिया जाए, और इसमें भी जितनी आबादी का सफाया किया जा सकता है वो सफाया भी कर। गजा की जो 20 लाख जनता है वो वैसे भी सरप्लस है, जो संयुक्त राष्ट्र की मदद पर आश्रित है, और उसका कोई बड़ा योगदान दुनिया की इकोनॉमी में नहीं है। नस्लीय सफाई के बाद गजा पट्टी के पुनर्निर्माण का ठेका पहले ही यह तय किया जा चुका है कि अमेरिका के पास रहेगा, अमेरिकी कंपनियों के पास रहेगा। यानी बेन गुरियन प्रोजेक्ट के इस बंदरगाह पर अमेरिका और इसराइल का साझा नियंत्रण होगा, उनका साझा कब्जा होगा। 9 बिलियन के रेवेन्यू के लिए, $9 बिलियन के रेवेन्यू के लिए वे इजिप्ट से, मिस्र से तब स्पर्धा कर रहे होंगे। गजा की बची हुई आबादी बेन गुरियन प्रोजेक्ट में सस्ते कूलियों, गोदी मजदूरों के रूप में उपलब्ध रहेगी, जिससे इन निवेशकों को, मुनाफाखोरों को बहुत बड़ा फायदा हो। इस आबादी को फिलहाल साउथ की तरफ धकेल दिया गया है, साउथ में हटा दिया गया है, तो वहां बहुत ही कम खर्च पर इनके लिए शेल्टर्स बना दिए जाएंगे, और इस आबादी को नॉर्थ में एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत सस्ती दरों पर, बहुत सस्ती मजदूरी पर इस्तेमाल किया जाए। पनामा नहर पर अमेरिकी कंपनी ब्लैक रॉक ने पहले ही कब्जा किया हुआ है, और दुनिया के समुद्री व्यापार का 5% हिस्सा इसी नहर से पास होता है। पनामा, आप जानते हैं कि पहले ही ट्रंप के टारगेट पर है। ट्रंप ने पहले ही कह दिया कि पनामा नहर हमारी है और इसमें किसी भी तरह का कोई दखल नहीं होगा। तो जो ब्लैक रॉक कंपनी है, अमेरिका बेस्ड मल्टीनेशनल है, उसने पनामा नहर पर अपना नियंत्रण कर लिया है। इस तरह से अगर हम देखें तो 12 और 5%, 17% ट्रेड दुनिया का सीधे सीधे ये अमेरिकी कंपनियों के हाथ में चला जाएगा। अमेरिका और इसराइल दोनों इनके अंदर जो है साझेदार होंगे। दोनों के बड़े जो निवेशक हैं, बड़े पूंजीपति हैं, कारोबारी हैं, वे इन पर कारोबार करें। और आप देख रहे हैं कि ये किसी खुले कंपटीशन में नहीं हो रहा है। खुले कंपटीशन की बड़ी डींग हाका करता था कैपिटलिज्म जो है, तो वो खुले कंपटीशन का दौर पूरी तरह से खत्म हो चुका है, और ये मारामारी, खून खराबे के जरिए वे इसे झपट रहे हैं, इन अधिकारों को झपट रहे हैं।
लेकिन बेन गुरियन प्रोजेक्ट में एक बड़ी बाधा है और वो है हथियारबंद हमास, जो एक बड़ी ताकत है। हमास एक सुन्नी फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम संगठन है और गजा में जारी युद्ध में लगभग 45,000 हमास लड़ाके भूमिगत सुरंगों और बंकरों में छिपे हैं। जितने लड़ाकों को मारा गया है, बताया जा रहा है कि उनसे ज्यादा हमास ने भर्ती कर लिए हैं युवाओं के बीच। इस्राएली सेना के ये लोग इंतजार में हैं कि कब इस्राएली सेना वहां जमीनी अभियान शुरू करे और ये इस्राएली सेना पर हमले शुरू करें। इस्राएली सेना आईडीएफ, उसने निर्दोष लोगों को तो जमकर मारा है। वहां 55,000 से ज्यादा हत्याएं आईडीएफ कर चुकी है और उससे 2 गुने लोगों को घायल कर चुकी है। लेकिन ये जो हमास के लड़ाके हैं, ये भूमिगत सुरंगों और बंकरों में हैं, जहां इनके पास काफी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और सब कुछ है। हालांकि केमिकल बमों का, कुत्तों का, ड्रोन्स का और पानी का, सब चीजों का इस्तेमाल करके इन सुरंगों से इन्हें बाहर निकालने के लिए आईडीएफ हाथ पैर मार रहा है, लेकिन कर कुछ नहीं पाया है। इनका कुछ बिगड़ा नहीं है अब तक हमास का। उधर इस्राएली बंदी भी हमास के कब्जे में है। हमास, जैसा मैंने कहा, कि एक फंडामेंटलिस्ट ताकत है और इसके उभार के पीछे अमेरिका और इस्राएल का ही हाथ है। हमास का उभार पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के दमन के साथ जुड़ा हुआ है। पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को दबाने में, उसका दमन करने में अमेरिका के समर्थन से, अमेरिका की सपोर्ट से इस्राएल का बड़ा हाथ रहा है। इस्राएल और अमेरिका ने मिलकर इस पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, जो वहां की राष्ट्रवादी संगठन थी, वहां राष्ट्रीय मुक्ति की लड़ाई लड़ रही थी, उसका दमन किया है। पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसके नेता आपको याद होगा यासिर अराफात हुआ करते थे, वो एक राष्ट्रवादी संगठन था जो फिलिस्तीनी जनता की राष्ट्रीय मुक्ति के लिए लड़ रहा था। लेकिन उसकी दृष्टि और उसका कार्यक्रम बहुत ही संकीर्ण राष्ट्रवादी कार्यक्रम था। उसका कोई भी कोण अंतर्राष्ट्रीयतावादी नहीं था और ये उसकी बड़ी कमजोरी थी, जिसकी वजह से पीएलओ का पतन हुआ। और ये जो कार्यक्रम था पीएलओ का, यासिर अराफात का, ये 21वीं सदी की साम्राज्यवादी दुनिया से पूरी तरह से असंगत था। 2 राष्ट्र का पुराना फॉर्मूला, जिसकी वे लीक पीट रहे थे, वो पूरी तरह से व्यर्थ साबित हुआ। साम्राज्यवादी इस्राएल के साथ साथ और उसके पड़ोस में फिलिस्तीन का अस्तित्व पूरी तरह से असंभव था और असंभव है। मध्य पूर्व में शिया मिलिटेंसी के काउंटरवेट के रूप में भी हमास को इस्राएल और अमेरिका ने प्रमोट किया। ईरान, जो एक शिया मुस्लिम सत्ता है, उसे काउंटर करने के लिए, उसका मुकाबला करने के लिए मध्य पूर्व में इस हमास को, जो एक सुन्नी संगठन है, इसे काउंटरवेट के रूप में अमेरिका और इस्राएल ने आगे बढ़ाया, उसे सहारा दिया। जून 2007 में फतेह को हटाकर सत्ता पर कब्जा कर लेने के बाद हमास का इस्राएल अमेरिका से टकराव शुरू हुआ था और एक बार सत्ता ले लेने के बाद उसका जैसे जैसे टकराव बढ़ता गया, वो ईरान की तरफ झुकता गया। हालांकि ईरान शिया सत्ता, शियाओं के हाथ में वहां सत्ता है, लेकिन सुन्नी झुकाव वाला जो हमास है, वो ईरान की तरफ झुकता चला गया, क्योंकि उसका टकराव अब अमेरिका और इस्राएल से शुरू। लेबनान में उधर शिया संगठन हिजबुल्लाह पनप रहा था ईरान की मदद से, और वो भी अमेरिका और इस्राएल के खिलाफ अपनी पोजीशन ले रहा था। अमेरिका आईएसआईएस को हिजबुल्लाह के खिलाफ प्रमोट कर रहा था और सीरिया और इराक में दखल के लिए अमेरिका आईएसआईएस को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था। और ये जो सुन्नी संगठन है आईएसआईएस, सुन्नी इस्लामिक ट्रेंड वाला संगठन है, इसे दरअसल हम कह सकते हैं कि ये अमेरिका प्रायोजित कर रहा था। 2006 में हिजबुल्लाह ने इसराइल से एक बड़ा युद्ध लड़ा था और 34 दिन की जंग जो है वो ड्रॉ गई थी, जिसके बाद हिजबुल्लाह एक बहुत ही ताकतवर सैनिक संगठन के रूप में
इस इलाके में उभरा था। इस संगठन ने सीरिया और इराक से आईएस को खदेड़ने में काफी बड़ी भूमिका अदा की थी। और हम आपको बता चुके हैं कि आईएस को वहां अमेरिका और इसराइल मिलकर प्रमोट कर। इधर जैसे जैसे रूस यूक्रेन में उलझता गया, और उसके उलझने में अमेरिका और नाटो का बड़ा हाथ था उसको उलझाए रखने में, तो जैसे जैसे रूस वहां यूक्रेन की जंग में उलझता गया, वैसे वैसे सीरिया में और दूसरी जगह पर अमेरिका के पक्ष वाली शक्तियां, खासतौर से आईएसआईएस और उससे जुड़े संगठन मजबूत होते गए। और सीरिया में रूस समर्थित बशर अल असद के 5 दशक पुराने शासन का तख्ता पलट कर दिया गया, और वहां हयात तहरीर अल शम की आईएस समर्थक सरकार बन गई, जिसको अमेरिका और टर्की का न सिर्फ समर्थन था, बल्कि इस तख्ता पलट को वे ही स्पॉन्सर कर रहे थे। टर्की सीधे सीधे स्पॉन्सर कर रहा था, अमेरिका उसके पीछे। लेकिन यहां हमास और हिजबुल्लाह ही अकेली ताकत नहीं है। जो उससे भी बड़ी समस्या इस समय इसराइल और अमेरिका के लिए खड़ी हो रही है, वो है यमन के हूती लड़ाके, जो लाल सागर में इस समय रेड सी में बड़ी मुसीबत बने हुए हैं अमेरिका और इसराइल के ट्रेड के लिए। तो बेनगुरियन में बेशक ये अपनी नहर बना ले, अमेरिका और इसराइल मिलकर, लेकिन लाल सागर में अगर यमन के हूती लड़ाके इसे चुनौती देते हैं तो भी ट्रेड बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इस समय इसराइल और अमेरिका के ट्रेड को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। यमन के हूती लड़ाके लगातार उनके जहाज़ों पर हमला कर रहे हैं, उन्हें छिपकर ट्रेड करना पड़ रहा है, जहाज़ों पर झूठे झंडे लगाकर ट्रेड करना पड़ रहा है। फिर भी जो शिप पकड़े जाते हैं तो उनको जो है उनको जब्त कर रहे हैं हूती लड़ाके, उन पर हमले कर रहे हैं, और इससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। हमास, हिजबुल्ला और हूती, जिनको 3H कहा जा रहा है, ये दरअसल इस समय ईरान की आर्म्स हैं इलाके में, उसके उसकी बाजू हैं, उसके मोहरे बनकर काम कर रहे हैं। और इधर अमेरिका और इसराइल का जो रणनीतिक उद्देश्य है वो इसी ईरान को घेरना है। ईरान भी इस बात को समझता है, और इसलिए वो अपनी इन तीनों आर्म्स के जरिए इस समय अमेरिका और इसराइल को उलझाए हुए है, और इस तरह से उलझाए हुए है कि इसराइल को ईरान ने एक सोची समझी रणनीति के तहत लहूलुहान कर दिया है। ऊपरी तौर पर बेशक ये दिखाई दे रहा हो कि इसराइल जो है वो गजा के अंदर विनर साबित हो रहा है, वहां एक तरह से लड़ाई को जीत रहा है, लेकिन जमीन पर हालात इसके ठीक उलट हैं, इससे बिल्कुल अलग है। इधर दुनिया की जनता युद्ध के खिलाफ लामबंद हो रही, युद्ध के खिलाफ उसका गुस्सा, उसका आक्रोश उमड़ता जा रहा है। इसराइल और अमेरिका के उद्देश्य जैसे जैसे सामने आ रहे हैं, उनके जो संकीर्ण उद्देश्य हैं, मुनाफाखोरी के उद्देश्य हैं, सामने आ रहे हैं, तो जनता के अंदर जो गुस्सा है का जो पारा है वो बढ़ता जा रहा है। अमेरिका और यूरोप में बड़े डिमोन्स्ट्रेशंस इस युद्ध के खिलाफ हो रहे हैं, जिसमें नेतन्याहू के खिलाफ ही नहीं बल्कि ट्रंप के खिलाफ भी नारे लगाए जा रहे हैं। युद्ध में इसराइली बर्बरता की तस्वीरें रोजाना सामने आ रही हैं, जिनमें बच्चों की लाशों ने खासतौर से दुनिया को झकझोर कर रख दिया और इसराइल के खिलाफ खड़ा कर दिया। इसराइल पूरी तरह से इस समय दुनिया में आइसोलेट हो चुका है। साउथ अफ्रीका की पिटिशन पर आईसीसी ने, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने, उसके खिलाफ वारंट जारी किया हुआ है, उसे युद्ध अपराधी घोषित किया हुआ है, और पूरी दुनिया के अंदर इस समय नेतन्याहू और ट्रंप के खिलाफ एक माहौल तैयार होता जा रहा है, युद्ध के खिलाफ माहौल तैयार। इधर वेस्ट बैंक के दौरे पर गई 31 देशों के राजनयिकों की टीम पर आईडीएफ ने फायरिंग की है, जिसे लेकर ये गुस्सा और भी ज्यादा लोगों के बीच में और राजनेताओं के बीच में भी ये गुस्सा जो है ये अपनी जगह बना। इस युद्ध पर मैंने आपको कहा कि किस तरह से ब्लीडिंग हो रही है इस समय इसराइल की, तो इस युद्ध पर लगभग $300 मिलियन रोजाना का खर्च इसराइल को करना पड़ रहा है। युद्ध में वो फंस गया है, ना पीछे हट सकता ना आगे बढ़ सकता, और $300 मिलियन प्रतिदिन का खर्च हो रहा है। इस समय $700 बिलियन का नुकसान इसराइल को हो चुका है। 1,60,000 की उसकी फोर्स लगी हुई है, उसकी जो रेगुलर फोर्स है, और 3 लाख रिजर्व
जिसमें अनिवार्य सैनिक सेवा के जरिए भर्ती किए गए 18 साल से ऊपर के सभी नागरिक शामिल हैं, जिनमें पुरुष जो हैं वो 36 महीने की सेवा दे रहे हैं, महिलाएं 24 महीने की सेवा दे रहे हैं। तो वक्तन फक्तन उसे भी समन किया जा रहा है। लगातार इसराइल पर कर्ज बढ़ता चला जा रहा है, उसकी जीडीपी बड़ी तेजी से नीचे गिर रही है और टूरिज्म इसराइल में लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुका है। खाड़ी के राजतंत्र इसराइल अमेरिका के स्थानीय सहयोगी बने हुए हैं। वे लफासी कुछ भी करें, ऊपर से कितना भी मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करें, लेकिन वे सब इस समय अमेरिका इसराइल की इस धुरी को सपोर्ट कर रहे हैं, जिनमें मिस्र भी शामिल है, लुक छिपकर टर्की भी शामिल है। कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, इन्होंने अमेरिका से हाल ही में खरबों डॉलर के सैनिक साजो सामान की खरीद की। इस सैनिक साजो सामान की उन्हें कतई कोई जरूरत नहीं है। उनके साथ किसी का कभी कोई युद्ध नहीं हुआ, कोई कलह नहीं हुई। इसके बावजूद अरबों डॉलर का ये जो उन्होंने सामान अमेरिका से खरीदा है, सैनिक साजो सामान, तो ये खरीद के पर्दे के पीछे दरअसल मध्य पूर्व में अमेरिकी इसराइली सैनिक मोर्चाबंदी में उनका अंशदान है। इस यज्ञ में वे भी अपनी आहुति दे रहे हैं और दरअसल अमेरिका को मदद दे रहे हैं वे मध्य पूर्व के अंदर अपनी जड़ें जमाने के लिए ईरान के खिलाफ। खासतौर से हम कह सकते हैं कि ये ईरान के खिलाफ इन शाही परिवारों का अंशदान है अमेरिका। समूचा मध्य पूर्व जीवित ही साम्राज्यवादी युद्ध के जलते नरक कुंड में धकेला जा रहा है। इसकी लपटें हिंद महासागर की तरफ बढ़ती आ रही हैं। मुनाफों के लिए जंग फैलती जा रही है। गजा में जारी ये वहशियत कोई अलग थलग पड़ी हुई कोई परिघटना नहीं है, बल्कि शेष दुनिया के भविष्य का आईना है। जो आज गजा में हो रहा है वही कल दुनिया के दूसरे हिस्सों में होना है। युद्ध ने, साम्राज्यवादी युद्ध ने, मुनाफाखोरों की इस ललक ने, मुनाफों के लिए ललक ने पूरी दुनिया को इसी तरह से नरक कुंड में बदल देना है। और अगर नाभिकीय हथियारों का इन युद्धों में प्रयोग हुआ तब तो जो हालत होगी उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। साथियों, इस युद्ध को रोकने और दुनिया को हिंसा और रक्तपात की इस भंवर से बाहर निकालने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है समाजवादी क्रांति के जरिए साम्राज्यवाद और पूंजीवाद का पूरी तरह से विनाश। तो WSTV के जरिए हम लगातार युद्ध और पूंजीवाद, साम्राज्यवाद और फांसीवाद के खिलाफ ललकार लगा रहे हैं, आपका आह्वान कर रहे हैं कि इसके खिलाफ आप एकजुट हों। और इसके खिलाफ एकजुट होने का मतलब है कि मजदूर वर्ग के, वर्किंग क्लास के और युवाओं के जो अग्रणी तत्व हैं, सबसे पहले वे एक क्रांतिकारी पार्टी में संगठित हों, लामबंद हों और उसके चारों तरफ मजदूर वर्ग की और मेहनत कश जनता की, करोड़ों करोड़ मेहनत कश जनता की लामबंद। और इसकी धार को, इस आंदोलन की धार को पूंजीवाद के खिलाफ मोड़ें, साम्राज्यवाद के खिलाफ मोड़ें, उन्हें उखाड़ फेंकें और उनकी जगह दुनिया में शांति और प्रचुरता, उसकी स्थापना के लिए, समाजवादी क्रांति के लिए संघर्ष करें। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों साथ रहने के लिए। मिलते रहेंगे और इस संघर्ष को जारी रखेंगे। बहुत धन्यवाद।